हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आयत स्टोरी, एक डरावनी कहानी। और दोस्तों, आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर शेयर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कब्रिस्तान की रात, जब लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में पढ़ने वाले तीन दोस्त सोनू, विशाल और रोहित के बीच शर्त लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो कब्रिस्तान के अंदर एक रात बिता सके। दोस्तों में से विशाल ने हिम्मत दिखाई और शर्त मान ली। अगले दिन तीनों दोस्त विशाल विश्वविद्यालय से निकले और नदवा कॉलेज और पक्के पुल के नीचे रास्ते से होते हुए कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। रात के करीब 1 बज चुके थे। सन्नाटा छाया हुआ था और सड़क पर 1-2 गाड़ी वाले नजर आ रहे थे। तीनों दोस्त कब्रिस्तान में पहुंचे। कब्रिस्तान के चारों ओर दीवार टूटी हुई थी, कोई भी आसानी से अंदर आ जा सकता था। अब रात के करीब 1 बज चुके थे। सोनू बोला, ठीक है विशाल, कल मिलते हैं, अगर तुम जिंदा रहे तो। विशाल बोला, अरे जिंदा क्यों नहीं रहूँगा, मुझे तो भूत से डर ही नहीं लगता है, और जब डर ही नहीं लगता फिर डर किस बात का। इतना कहकर विशाल जोर जोर से हंसने लगा। सोनू और विशाल आपस में बातें कर रहे थे, पर रोहित आसपास की कब्रों को बड़े गौर से देख रहा था और कब्रों के ऊपर लिखे नामों को बारी बारी से पढ़ते हुए बड़बड़ा रहा था। सोनू बोला, रोहित तू कब्रों को इस तरह से क्यों पढ़ रहा है? यहाँ सारे मुर्दों की लाश है, किसी लड़की की नहीं, ठरकी इंसान। विशाल, इसका बस चले तो लड़की को भी कब्र से निकाल कर बोले, आप बहुत सुंदर लग रही हो, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सोनू बोला और विशाल जोर जोर से हंसने लगे, जो हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। रोहित, अरे नहीं सोनू, मैं इन कब्रों पे लिखे नाम को पढ़ रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैं अंजलि के साथ यहाँ घूमने आया था तो इस थॉमस हैंक के कब्र इस कब्रिस्तान से आखिरी में थी, और मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने इसी कब्र के पास से फूलों को तोड़कर अंजलि को दिया था। रोहित की बात सुन सोनू और विशाल भी एक पल के लिए सोच में थे, पड़ गए। सब में ये सिर्फ यही सवाल था कि आखिर कब्र एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती है, और इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो रही थी कि रोहित के तोड़े हुए फूलों की पत्ती अभी भी मुरझाई हुई कब्र के पास ही थी। विशाल, अच्छा ठीक है, अब मुझे और उल्लू मत बनाओ, मुझे डराने की तुम्हारी कोशिश किसी काम की नहीं, समझ गए? मैं इस कब्रिस्तान में अब कल सुबह ही आऊँगा, वो भी जिंदा। चलो जाओ अब तुम दोनों, मुझे अकेला छोड़ दो। विशाल की बात सुन सोनू और रोहित कुछ नहीं बोले और आपस में बात करते हुए कब्रिस्तान से बाहर आ गए। और विशाल अपने दोस्तों को कब्र से जाते शांत देख रहा था, और उनके जाने के बाद विशाल उसी थॉमस हैंक की कब्र के ऊपर बैठ गया और वहीं पर जमी घास को नोचने लगा। उसकी नज़र पूरे कब्रिस्तान की ताड़ ही रही थी। तभी जमीन से एक हाथ निकला और विशाल के हाथ पकड़कर उसे कब्र से नीचे गिरा दिया। उसने जब आसपास देखा तो कोई नहीं दिखा, और जब उसकी नज़र अपने हाथ पर गई तो हाथ पर किसी के नाखूनों के नोचे हुए थे, जिससे खून निकल रहा था। उसने खुद को संभाल कर एक बार फिर से कब्रिस्तान को देखा तो उसे धुआं ही धुआं उठता हुआ दिखा, जो
उसी को घेरते हुए उसी की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, धुएं ने उसे घेर लिया, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगा और फिर अगले ही पल उसे गोली और तलवारों की आवाज़ें आने लगी और ठीक उसकी आंखों के सामने स्वतंत्र सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों को उन्हीं की बंदूक से उन्हीं का सीना छल्ली कर रहे थे। तलवारों से उनका जिस्म और उनकी गर्दन दोनों को काट रहे थे और ये सब विशाल के सामने हो रहा था। इतना सारा खून, मौत की चीखें सुनते हुए विशाल की सांसों की गर्माहट बढ़ गई थी, पर उससे पहले वो समझ पाता या इस सदमे से निकल पाता, अचानक ही किसी ने विशाल को पीछे से धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, बल्कि सोनू और रोहित ही थे और सारा धुआं एक पल में गायब हो गया। सोनू बोला, अबे कितना फट्टू है ये। रोहित बोला, अबे जब इतना डर लगता है तो यहाँ अकेले आने के लिए हाँ ही क्यों करी। जरा अपने चेहरे का रंग देख, डर के मारे कितना उतरा हुआ है। सोनू बोला। रोहित जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि अचानक से धक्का लगने की वजह से वो डर गया था। विशाल, बंद करो तुम लोग इतनी नौटंकी और चलो यहाँ से। मुझे और नहीं रहना इस कब्रिस्तान के अंदर। मैं तुम्हें अंदाजा भी है मैं अभी क्या देख रहा था। विशाल जानता था कि जो उसने अभी देखा है वो अब कभी अपने दोस्तों को समझा नहीं पाएगा, इसीलिए झुंझलाता हुआ दोनों से कहकर बाहर जाने को कहा। तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़ा, उसे रोक लिया। रोहित, अबे तू अकेला कहाँ चल दिया? चिंता मत कर, तेरे साथ साथ अब हम भी इस कब्रिस्तान में रुकेंगे। विशाल बोला, पर रुकना ही क्यों है? जब से मैं आया हूँ अजीब सी ठंड लग रही है और तुम दोनों के हाथ भी तो बर्फ की तरह ठंडे हो चुके हैं। मैं कहता हूँ चलो। विशाल रोहित से हाथ छुड़ाकर कब्रिस्तान की बाहर और चल ही रहा था कि अचानक ही सोनू ने उसके गले में रस्सी डाल के वापस उसे कब्रिस्तान में घसीटने लगा। विशाल बोला, सोनू ये तुम क्या कर रहे हो? मैं विशाल तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? विशाल चीख चीख के सोनू से कहे जा रहा था, पर सोनू ने उसकी एक नहीं सुनी और घसीटता हुआ पेड़ के पास ले आया। फिर रस्सी को पेड़ की डाल पर फेंक दूसरी तरफ से खींचता हुआ विशाल को फांसी चढ़ाने लगा। विशाल, सोनू ये तू क्या कर रहा है? रोहित, तू सोनू को रोकता क्यों नहीं? तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हो? विशाल इतना चीखते हुए उन्होंने उसकी एक ना सुनी और देखते ही देखते विशाल फांसी की वजह से छटपटाने लगा। इतने में ही उन दोनों में से एक बोलता है, अब जब तू मर ही रहा है तो सुनता जा। हम वो नहीं जो तू समझ रहा है। मैं सेनापति हूँ थॉमस हैंक और ये मेरा सिपाही था। तुम भारतीय हमेशा ही अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे और गुलाम ही रहोगे। इतना कहकर उन दोनों का शरीर धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों की पोशाक में ढक गया, जिनकी आंखों के सामने विशाल फांसी पर लटका तड़प रहा था। विशाल का कि इतना तड़पने पर भी उन सिपाहियों को चैन नहीं आया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक और तलवार से विशाल के शरीर को छल्ली करना शुरू कर दिया, जिससे विशाल की मौके पर ही मौत हो गई। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे लेने कब्रिस्तान आए, तब कब्रिस्तान के बाहर पुलिस और मीडिया की भीड़ लगी हुई थी, जिन्हें देख दोनों की सांसें तेज हो गई थी। रोहित ने जब
भीड़ के बीच जाकर देखा तो उसे कब्रिस्तान के कोने में पेड़ पर झूलती विशाल की लाश दिखी, जिसे देख दोनों चीखने लगे थे। इंस्पेक्टर भी उनकी चीख से समझ गया था कि दोनों लाश के जानने वाले हैं, इसीलिए दोनों को लाश की पहचान करने के लिए अंदर बुलाया गया। सोनू और रोहित ने जब विशाल की लाश को गौर से देखा तो उनके भी रूह कांप गई। गला जोर से दबने की वजह से विशाल की आंखों की पुतलियां बाहर आ गई थी। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और नीचे नाखून पर खून बिखरा हुआ था। साथ ही गोलियों के खाली कारतूस भी बिखरे हुए थे, पर विशाल के जिस्म पर कट का एक भी निशान नहीं था। दोनों ने लाश को पहचान तो लिया था, पर अभी केस पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था। पर पोस्टमार्टम से ये बात साबित हो चुकी थी कि बाहर से भले ही उसके शरीर कोई खरोंच ही ना हो, लेकिन अंदर से उसका शरीर गोलियों से छल्ला पड़ा था और अंदर से मांस नसें यहाँ तक कि हड्डियाँ भी कटी हुई थी। बहुत ही जांच पड़ताल करने के बाद भी केस कभी नहीं सुलझा और कुछ साल बाद सोनू और रोहित की लाश भी उसी रहस्यमय तरीके से उसी पेड़ पर फांसी पर लटकी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही लिखा था। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।